अपने लंबे समय से खोए हुए जैविक बेटे की भरपाई करने के लिए मेरे अमीर दत्तक माता पिता ने सिर्फ इसलिए मुझसे अपना गोद लेने का रिश्ता बेरहमी से तोड़ दिया क्योंकि मैं एक रात घर नहीं आया था। यहाँ तक कि मेरी सीईओ मंगेतर, जिससे मैंने 11 साल तक बेइंतहा प्यार किया था, ने भी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि मैं जीऊं या मरूं। ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि मुझे तेज बुखार था और मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता था, उसने मुझे पूल में धक्का दे दिया और मुझे 4 घंटे से अधिक समय तक बर्फ जैसे ठंडे पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया। फिर भी जब आखिरकार मेरा दिल राख में बदल गया और मैंने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया, तो उनमें से हर एक ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। अभी सिर्फ इसलिए कि मैंने ग्रेजुएट स्कूल के लिए अपनी पक्की एडमिशन की जगह छोड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश में खड़े रहने की सजा दी थी। पूरी तरह से असहाय होकर मेरे पास अस्थायी रूप से समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने विला की ओर चिल्लाकर कहा, मुझे मंजूर है। विला के कसकर बंद दरवाजे आखिरकार धीरे धीरे खुले। मेरी मंगेतर सेरेफिन ने अपनी ऊंची जगह से मुझे घूर कर देखा। उसका लहजा पूरी तरह से जमा देने वाला था। अगर तुम शुरू से ही इतने आज्ञाकारी होते तो ये सब कुछ नहीं होता। उसने एक छाता पकड़ा और मुझे, जो एक डूबे हुए चूहे की तरह भीग चुका था, घर के अंदर ले आई। उसकी हमेशा की तरह उदासीन आंखों में संतुष्टि की एक स्पष्ट झलक थी। उसने मुझे एक कप गर्म पानी दिया। मेरे रहते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ग्रेजुएट स्कूल में वो जगह मिलती है या नहीं, लेकिन एलियन की बात अलग है। पहाड़ों में उसके इतने साल बर्बाद हो गए। उसकी नींव कमजोर है और उसे अपनी पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए सुधार करने का ऐसा जज्बा होना दुर्लभ है। बस इस बार उसकी मदद कर दो। सेराफिन का लहजा सौम्य लग रहा था, फिर भी इसमें एक निर्विवाद निश्चितता थी, जैसे कि उसने मुझे पूरी तरह से समझ लिया था और जानती थी कि मैं हार मान लूंगा। मैंने अपने इतने करीब खड़ी उस प्रेमिका को देखा। मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। मेरे दिल की ठंडक बाहर की बर्फीली बारिश से कहीं ज्यादा चुभने वाली थी। ये वो महिला थी जिससे मैंने 11 साल तक गहराई से प्यार किया था और जिस पर भरोसा किया था। वो मेरी मंगेतर थी। आज जाकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो जन्म से ही कठोर दिल की नहीं थी। उसने बस अपनी सारी कठोरता विशेष रूप से मेरे लिए ही बचा रखी थी। मुझे अपना शुरुआती बचपन याद नहीं था। जब से मैं याद कर सकता था, मैं एक अनाथालय में पला बढ़ा था। जब मैं 10 साल का था तो मुझे थॉर्न परिवार ने गोद ले लिया था। उस समय थॉर्न परिवार ने हाल ही में अपना जैविक बेटा खोया था और पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ था। मुझे गोद लेने के बाद भी घर का माहौल हमेशा उदास रहता था। मेरे दत्तक माता पिता मेरे प्रति अविश्वसनीय रूप से सख्त थे। हमेशा मेरी तुलना खोए हुए एलियन से करते थे, इस उम्मीद में कि मैं बड़ा होकर एक अमीर परिवार का मानक उत्तराधिकारी बनूंगा। वे दिन असहनीय रूप से कड़वे थे। मेरा समय पूरी तरह से अंतहीन ट्यूशन क्लासों और जटिल पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ अनगिनत डांट फटकार में बीतता था। और उन दमनकारी वर्षों में सेरेफिन ही एकमात्र रोशनी थी। उसकी उपस्थिति अलौकिक थी। वो बहुत कम बोलती थी, फिर भी वो हमेशा सब कुछ त्रुटिहीन ढंग से संभाल लेती थी। वो भीड़ में सबसे चकाचौंध करने वाली राजकुमारी की तरह थी, जिससे मैं अनैच्छिक रूप से उसे चाहने लगा था और उससे नजरें नहीं हटा पाता था। संयोग से थॉर्न और वेन्स परिवार आपस में गहराई से जुड़े हुए थे और उन्होंने सालों पहले अपने बच्चों के लिए बचपन की सगाई तय कर दी थी। बाद में जब असली एलियन गायब हो गया तो ये सगाई मुझ पर गोद लिए गए बच्चे पर आ गई। 10 से 21 साल की उम्र तक मुझे पता था कि वो मेरी होने वाली मंगेतर थी। सेरेफिन ने कभी भी स्पष्ट रूप से मेरी भावनाओं का प्यार से जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कभी उन्हें खारिज भी नहीं किया। उसने हमेशा एक उचित मंगेतर की भूमिका निभाई और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। मैं सोचता था कि वो देखती होगी कि मैं चुपचाप पीछे से उसकी रक्षा कर रहा हूं, कि वो मेरी सच्चाई से प्रभावित है, मेरी दयालुता को स्वीकार करने को तैयार है और शायद थोड़ी बहुत परवाह भी करने लगी है। लेकिन ठीक जब मुझे लगा कि हमारा रिश्ता धीरे धीरे गर्मजोशी भरा हो रहा है, तभी असली एलियन वापस आ गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। पानी के गिलास की गर्मी ने मेरी उंगलियों को जला दिया, जिससे मैं वापस हकीकत में लौट आया। मैं मुड़ा और बारिश का पानी धोने के लिए बाथरूम में चला गया। सेरेफिन वहीं खड़ी मेरी पीठ को देखती रही। मेरे कदम अचानक रुक गए। वो हमेशा ऐसी ही थी। ठीक जब मैं पूरी तरह से हार मानने के कगार पर होता था, वो मुझे मिठास का एक छोटा सा महत्वहीन स्वाद दे देती थी, जिससे मुझे जाने का मन नहीं करता था। लेकिन इस बार मैं वैसा खुश नहीं था जैसी उसने उम्मीद की थी। मैंने अपना सिर घुमाया और उसे ठंडी नजर से देखा। मुझे तैरना नहीं आता, गोता लगाना तो दूर की बात है। सेरेफिन मालदीव में किसके साथ जाना चाहती थी, यह स्पष्ट था, लेकिन उसे जरा भी अटपटा महसूस नहीं हुआ। अपने सामान्य शांत भाव के साथ उसने जोर देते हुए कहा, तो फिर तुम छुट्टियों के लिए कहाँ जाना चाहते हो?
मैं व्यवस्था कर दूंगी। उसका इस तरह मेरी राय मांगना दुर्लभ था। मैंने कोई बहस नहीं की और न ही कोई जवाब दिया। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया, खुद का मजाक उड़ाते हुए। कड़ाके की सर्दियों में उसने मुझे 2 घंटे तक बर्फीली बारिश में खड़े रहने के लिए बाहर बंद कर दिया था। अगर मुझे बुखार नहीं आता तो ये एक चमत्कार होता। सेराफिन ने मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए खींचा और सावधानी से मुझे उठा दिया। बस यहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लाती हूं। जैसे ही वो मुड़ी, उसका फोन बज उठा। 1 सेकंड बाद मैंने लाइन के दूसरी तरफ से एलियन की रोती हुई आवाज सुनी। मेरा इंतजार करो, उसने कहा। एलियन की मदद की गुहार सुनकर सेराफिन के चेहरे पर अभूतपूर्व चिंता छा गई। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वो दरवाजे से बाहर निकल गई और मुझे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। विशाल विला तुरंत पूरी तरह से खाली महसूस होने लगा, जिसमें केवल मैं रह गया था। तेज बुखार ने मुझे चक्कर में डाल दिया। मेरी धुंधली अवस्था में मेरा दिल कड़वाहट की लहरों से दर्द कर रहा था। प्यार किया जाना या प्यार न किया जाना, ये सीमा दर्दनाक रूप से स्पष्ट थी। सौभाग्य से मेरे जैविक माता पिता ने मुझे कुछ समय पहले ही ढूंढ लिया था। कांपते हुए मैंने वो विदेशी नंबर डायल किया जिसे मैंने पहले अनगिनत बार अस्वीकार कर दिया था। आपने मेरे अमेरिका जाने के बारे में जो प्रस्ताव दिया था, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां अपना शैक्षणिक प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मैं आधे महीने में आपसे मिलने के लिए उड़ान भरूंगा। लाइन के दूसरी तरफ से उत्साहित रुंधे गले से सिसकियों की आवाज आई। हमारे दोबारा मिलने के दिन के लिए अपने दत्तक माता पिता के घर पर अच्छी तरह आराम करो। उन्हें अच्छे से अलविदा कहना। मैंने मन ही मन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। क्या यहां वास्तव में किसी को परवाह थी कि मैं रुकूं या जाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आधे महीने में मैं अपना सब कुछ समेट लूंगा और बिना किसी आवाज के इस ठंडी जगह को छोड़ दूंगा। तेज बुखार ने मुझे बहुत जोरों से और तेजी से जकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर को भयंकर आग से भूना जा रहा हो और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जैसे जैसे मेरी चेतना लुप्त होने लगी, मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए संघर्ष किया। मुझे बिल्कुल अकेले अस्पताल ले जाया गया। जब तक मैंने सूने अस्पताल के कमरे में अपनी आईवी ड्रिप पूरी की, बाहर का आसमान पहले ही भोर की पीली सफेद रोशनी से रंग चुका था। मैंने सुई निकाली और वॉशरूम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं गलियारे के कोने पर पहुंचा, मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिस्टर सेराफिन, ये सब इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मैंने बस एक आइसक्रीम खाई थी और मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, और मेरी वजह से आपको मेरे साथ अस्पताल में पूरी रात जागना पड़ा। मेरे कदम तुरंत जम गए। वार्ड के कांच के दरवाजे से देखते हुए मैंने एलियन को देखा। सेराफिन ने एक थर्मस पकड़ रखा था और उसे चम्मच से सूप पिला रही थी। हर निवाले से पहले वो उसे ठंडा करने के लिए सावधानी से फूंक मारती। उसके चेहरे पर जो कोमलता थी, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमने बचपन में बहुत कष्ट सहे हैं, इसीलिए तुम्हारी सेहत इतनी नाजुक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और धीरे धीरे तुम्हारी देखभाल करके तुम्हें स्वस्थ कर दूंगी। एलियन भावुक होकर मुस्कुराया। सिस्टर सेराफिन, आप पूरी रात वापस नहीं गई। क्या कैलन को बुरा नहीं लगेगा? मेरा नाम सुनकर सेराफिन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका लहजा ठंडा हो गया। उसे बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही मुझे बहुत पहले से पता था कि मेरे और एलियन के प्रति सेराफिन के रवैये में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी उन शब्दों को सुनना कोई अधिकार नहीं। अभी भी मेरे दिल में सुई चुभने जैसा लग रहा था। मैंने सेराफिन से 11 साल तक प्यार किया था और 3 साल से उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड था, और फिर भी बदले में मुझे सिर्फ ये मिला कि मुझे कोई अधिकार नहीं था। मैं दीवार के सहारे टिक गया। मेरा सिर कमजोरी से लटक गया था। एलियन के थॉर्न परिवार में लौटने के तीसरे दिन उसका एक अप्रत्याशित कार एक्सीडेंट हो गया। हर किसी को यकीन था कि इसके पीछे मेरा हाथ है। चाहे मैंने कितनी भी सफाई दी, कोई भी एक व्यक्ति मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। थॉर्न परिवार और सेराफिन की नजरों में मैं बस एक नीच व्यक्ति था जो परिवार में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। उस वजह से मुझे देखने का उनका नजरिया और भी ठंडा और उदासीन होता गया। वो बर्फीली नजर मुझे चुभती थी। मैंने एक शब्द भी बोलने के लिए संघर्ष किया। कैलिस्टा ने मुझे नजरअंदाज कर दिया और सीधे अस्पताल के कमरे में घूरती रही। जब उसने सेराफिन और एलियन को एक दूसरे के करीब बैठकर एक किताब पढ़ते हुए देखा, तो वो तुरंत सब कुछ समझ गई। उसने मेरी नाजुक शारीरिक स्थिति की पूरी तरह से परवाह किए बिना मुझे बेरहमी से कोने की तरफ धकेल दिया। कैलन, मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। एलियन और सेराफिन को एक साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? मुझे यह अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद लगा। मैं सेराफिन का सही वैध बॉयफ्रेंड था, फिर भी यहां मेरे साथ ऐसी पूछताछ की जा रही थी। अपने दांत पीसते हुए मैंने पलटकर जवाब दिया, क्या मुझे जलन नहीं होनी चाहिए? सेराफिन मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम में कोई शर्म नहीं है। तुमने एलियन की पहचान चुराई,
11 साल तक थॉर्न परिवार में रहे और विलासिता का जीवन जिया। क्या तुम बस शांति से ये मान लेते हो कि ये सब तुम्हारा है? होश में आओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हक से एलियन का है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सेराफिन से जल्दी ब्रेकअप कर लो। जब तक एलियन खुश है, हम फिर भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं जैसा हम पहले किया करते थे, जैसा वे पहले किया करते थे। सतह पर मैं थॉर्न परिवार का दत्तक पुत्र था, लेकिन असल में मुझे लगातार दोषी ठहराया जाता, डांटा और पीटा जाता था। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे मैं कितना भी उत्कृष्ट बन गया हूं, मैं कभी उनकी नफरत से नहीं बच सका। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एलियन नहीं था। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। दांत पीसते हुए मैंने वो सवाल पूछा जो इतने लंबे समय से मेरे दिल में दबा हुआ था। थॉर्न परिवार में आना मेरी पसंद नहीं थी। आपके माता पिता ने ही मुझे गोद लिया था। अब जब एलियन वापस आ गया है तो मैं परिवार छोड़ने और उसे सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोग सहमत क्यों नहीं होंगे? आखिर क्यों? तुम्हें सच में ये नहीं लगता कि हम तुम्हें जाने देने में हिचकिचा रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है ये बेशक हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए है? वे शब्द मुझ पर साफ आसमान से बिजली गिरने की तरह लगे। मेरे पूरे शरीर को झटका लगा। मैं कुछ बार लड़खड़ाया और आखिरकार गिर गया, खुद को संभालने में असमर्थ। तो बात यह थी, थॉर्न परिवार अपने जैविक बेटे को खोजने के तुरंत बाद अपने दत्तक पुत्र को छोड़ने की दुष्ट प्रतिष्ठा को सहन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने मुझे कसकर अपने साथ बांधे रखा। वे असहाय होकर देखते रहे कि एलियन ने वो सब कुछ छीन लिया जिसकी मुझे परवाह थी। शुरू से अंत तक उनकी नजरों में मैं एक भावनाहीन विकल्प से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं 3 दिन तक अस्पताल में रहा। उन 3 दिनों के दौरान एक भी व्यक्ति मुझसे मिलने नहीं आया। अपना सामान लेकर मैं उस तथाकथित घर लौट आया। वो उतना ही ठंडा और वीरान था जितना मेरे जाते समय था। शायद सेराफिन इन 3 दिनों के दौरान बिल्कुल वापस नहीं आई थी। वो पूरे समय एलियन के पास ही रही थी। ये विला मेरे 20वें जन्मदिन पर सेराफिन द्वारा मुझे दिया गया एक उपहार था। मैंने हमेशा इस जगह को अपना घर माना था। लेकिन अब सेराफिन नहीं रह गई थी और इस घर ने बहुत पहले ही अपनी गर्माहट खो दी थी। मैंने अपनी दवा ली और पूल के किनारे लाउंज चेयर पर लेट गया और धूप सेंकने लगा। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया इससे पहले कि एक परछाई मुझ पर मंडराने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एलियन मुझे एक मजाकिया मुस्कान के साथ देख रहा है। ब्रदर कैलन, आप उठ गए। मैं आज विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आया हूं। इतने उदार होने और मुझे वो ग्रेजुएट एडमिशन की जगह देने के लिए धन्यवाद, जिसे कमाने के लिए आपने 3 साल तक संघर्ष किया। तुम अंदर कैसे आए? मैंने पूछा। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले मुझे पछतावा हुआ। केवल सेराफिन और मेरे पास ही इस घर की चाबियां थीं। एकमात्र व्यक्ति जो उसे अंदर आने दे सकता था वो स्वाभाविक रूप से सेराफिन थी। एलियन ने अपना मुंह ढंकते हुए विजयी मुस्कान दी। जैसा कि आपने कहा, सिस्टर सेराफिन ने ही मुझे चाबी दी थी। बेशक वो पिछले कुछ दिनों से मेरे यहां रह रही हैं। उसे आज कुछ काम था, इसलिए उसने मुझसे उसके कपड़े बदलने के लिए मदद करने को कहा। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई मक्खी निगल ली हो। मुझे बेहद उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए और उसके साथ आगे न उलझना चाहते हुए मैंने बेरुखी से उसे बाहर निकाल दिया। दूसरी मंजिल पर जाओ, सामान लो और तुरंत निकल जाओ। लेकिन एलियन लापरवाही से पूल के किनारे बैठ गया और जानबूझकर मुझे उकसाने लगा। ब्रदर कैलन, मैंने सुना है कि आपको तैरना नहीं आता। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि सिस्टर सेराफिन ने यह पूल किसके लिए बनवाया था? ओह, सही कहा। क्या आपको नहीं पता था? मुझे बचपन से ही तैरना पसंद है। मैंने एक स्विमिंग चैंपियनशिप भी जीती है। उसकी तीखी आवाज सुइयों की तरह मेरे कानों को चुभ रही थी। मैंने अपना आपा खोने की इच्छा को दबाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें तैरना पसंद है तो तैरो। वैसे भी तुम अभी कुछ और नहीं कर सकते। एक अच्छा शरीर होने से कम तुम्हारे माता पिता की कुछ चिंता तो कम होगी। एलियन ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। वो अचानक खड़ा हो गया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैं उसके साथ माथापच्ची नहीं करना चाहता था। मैं उठा और घर की ओर चल दिया। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अचानक मेरी बांह पकड़ ली और मुझे जोर से पूल की ओर धकेल दिया। उसी पल पूल के किनारे अचानक 2 आकृतियां दिखाई दी, जिन्होंने मुझे और एलियन दोनों को पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, एलियन ने पहले ही पीड़ित होने का नाटक कर लिया था और रोते हुए कहा, ब्रदर ने मुझे पानी में धकेलने की कोशिश की। मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। मैंने नहीं किया, उसने खुद ऐसा किया। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई पूरी कर पाता, रेजिनल्ड और एलेनोर थॉर्न दोनों मुझे बुरी तरह घूर रहे थे। एलेनोर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था कि तुम अस्पताल गए हो। हम मूल रूप से तुम्हें देखने आना चाहते थे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दुर्भावनापूर्ण होगे। एलियन ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बार बार उसे निशाना बनाते हो। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो?
शापों की एक भारी बारिश मुझ पर छा गई। अनगिनत बार की तरह मैंने अपना सिर झुका लिया। न तो पलटवार करने की हिम्मत थी और न ही ऐसा करने की ताकत। एलेनोर की उंगली लगभग मेरी आंख में चुभ ही गई थी। रेजिनाल्ड और भी अधिक उत्तेजित था और जोर से गालियां दे रहा था। एहसान फरामोश कमीने! गालियां देते हुए जैसे कि संतुष्ट न हुआ हो, उसने हिंसक रूप से मेरी कमर पर लात मारी, जिससे मैं क्रूरतापूर्वक पूल में जा गिरा। यह एक मानक गहरे पानी का पूल था। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं केवल पानी में बेतहाशा हाथ पैर मार सकता था, लेकिन मेरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसमें सीसा भरा हो, जो और भी भारी होकर डूब रहा था। मैंने असहाय होकर देखा कि कैसे 3 लोगों का परिवार प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े घर के अंदर चला गया। अपनी घबराहट में मैंने उनकी हंसी और बातचीत भी सुनी। ये सिर्फ एक पूल है, ये उसे नहीं डुबोएगा। उसने एलियन को धक्का देने की कोशिश की। वो ये स्वाद चखने का हकदार है कि कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी में भीगना कैसा होता है। मेरा शरीर एक गिरे हुए पत्ते की तरह लगातार डूब रहा था। अंतहीन दर्द और पछतावे ने मुझे पूरी तरह से निगल लिया। क्या मैं बस इसी तरह मरने वाला था? मैंने संघर्ष किया और मेरे मुंह से पानी निकला। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि सेराफिन और एक अंगरक्षक ने मुझे पूल के किनारे बचा लिया था। सेराफिन को देखकर मेरे दिल में अनजाने में गर्माहट की एक किरण उठी। तो वो अभी भी मेरी परवाह करती थी, बस थोड़ी सी। लेकिन अगले ही पल सेराफिन की नजर हड्डी कंपा देने वाली ठंडी हो गई। कैलन, तुम सच में कभी खत्म नहीं होते हो। अब तुम फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। जब भी एलियन की बात आती थी, सेराफिन अपना सारा सामान्य धैर्य खो देती थी। मैं स्तब्ध था। इससे पहले कि मेरे पास समझाने का समय होता, एलियन रोता हुआ बाहर भागा। उसने धीरे से सेराफिन की बांह खींची और बेहद प्रताड़ित दिखने लगा। सिस्टर सेराफिन, ब्रदर कैलन को दोष मत दीजिए। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। एलियन, उसके लिए बहाने मत बनाओ। वो बिल्कुल भी पछतावा नहीं कर रहा है, सेराफिन ने कहा। कैलन, ये देखते हुए कि हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, मैंने एक बार किसी से तुम्हें बचा लिया। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं बिल्कुल भी तुम पर कोई दया नहीं करूंगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पानी से भीगे हुए कपड़े चुभने वाली ठंडक दे रहे थे, लेकिन मेरे दिल की उस पूर्ण ठंडक से कहीं कम। यह हमेशा ऐसा ही था। बार बार वे हमेशा एलियन पर विश्वास करना चुनते थे और मेरे साथ एक अक्षम्य पापी की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि एलियन ने कभी भी कोई दुख नहीं झेला था। हमेशा मैं ही चोटों से भरा रहता था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, लिविंग रूम में चल रही निजी हंसी अचानक बंद हो गई। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी घृणित शिकारी की जांच कर रहा हो। अपने भारी बर्फीले शरीर को घसीटते हुए मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा। मेरी जेड के अंगूठे की अंगूठी कहाँ है? क्या ये अभी पूल में गिर गई? एलियन ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि वो जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा था। मैंने अपनी गति तेज की। मैं तुरंत उनकी नजरों से बचना चाहता था, लेकिन रेजिनाल्ड ने मुझे जाने नहीं दिया। कैलन, वहीं रुक जाओ। क्या तुमने एलियन की जेड की अंगूठी पूल में फेंक दी? मैं पलटा और कमजोरी से अपना बचाव करते हुए बोला, ये मैं नहीं था। मैंने उसे धक्का नहीं दिया और मैंने निश्चित रूप से उसकी जेड की अंगूठी नहीं फेंकी। मैं अभी अभी एक गंभीर सर्दी और तेज बुखार से उबरा था और पानी में इतनी देर तक संघर्ष करने के बाद मेरा सिर भारी और पैर हल्के लग रहे थे। मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं लड़खड़ा रहा था। खड़े रहने की ताकत भी मुश्किल से बची थी। मैंने साफ देखा था कि तुम एलियन की बांह पकड़कर उसे पानी में धकेलने की कोशिश कर रहे थे और तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। एलेनोर की तीखी आवाज तुरंत पूरे विला में गूंज उठी। उसी समय एलियन सेराफिन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और वो दयनीय लग रहा था। अगर ये कोई साधारण अंगूठी होती तो ठीक था, लेकिन ये मुझे मॉम और डैड ने दी थी। जिन सालों में मेरा अपहरण हुआ था, मैंने पूरी तरह से इसी जेड की अंगूठी के सहारे उम्मीद बांधे रखी थी। बस ये प्रार्थना करता था कि मैं अपने जीवन काल में फिर से अपने पिता को देख सकूं। ये सुनकर एलेनोर को तुरंत उन कठिनाइयों की याद आ गई जो एलियन ने इतने सालों में सही थीं, और वो अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। रेजिनाल्ड और भी क्रोधित हो गया। वो लंबे डग भरता हुआ आया और मुझे सीधे सीढ़ियों से नीचे घसीट ले गया। तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो, जलन से इतने भरे हुए? कैलन, अगर तुमने आज पूल से एलियन की अंगूठी नहीं निकाली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दहाड़ते हुए उसने मुझे बाहर घसीटा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं सका। मैं केवल सेराफिन को असहाय गिड़गिड़ाती नजर से देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, किसी भी गर्माहट से रहित। सेराफिन मुड़ी, एक डाइविंग मास्क उठाया और मुझे सौंप दिया। इसे पहन लो, पूल में जाओ और एलियन की अंगूठी ढूंढो। मुझे इनकार में सिर हिलाते हुए देखकर उसका लहजा तुरंत सख्त हो गया। ये तुम्हारा उस पर उधार है।
वे चारों पूल के किनारे खड़े थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और कभी कभी मुझे कामचोरी न करने की ताकीद कर रहे थे। आसमान धीरे धीरे काला हो गया, पानी का तापमान और नीचे गिर गया, और मेरी दृष्टि धुंधली होती गई। मेरी हरकतें धीमी हो गईं। बड़ी मुश्किल से मैंने सांस लेने के लिए सतह को तोड़ा, केवल सेराफिन की आवाज़ सुनने के लिए। जानबूझकर समय बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम्हें अंगूठी नहीं मिली तो तुम ऊपर नहीं आ सकते। मैं निराशा में वापस पूल के तल में डूब गया। मैंने पूरे 4 घंटे तक पानी में खोज की, तब जाकर ड्रेन की दरारों में एलियन की जेड की अंगूठी महसूस हुई। अंगूठी को भींचते हुए मैंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके किनारे पर चढ़ने की कोशिश की और पूल के पास गिर गया, हिलने में पूरी तरह असमर्थ। वे मेरे चारों ओर जमा हो गए, मेरे हाथ से जेड की अंगूठी छीन ली और मेरी दयनीय स्थिति को घूरने लगे। एलियन ने रेजिनाल्ड और एलेनोर की बाहों में बाहें डाली और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। सेराफिन ने अपना ख्याल रखना कहकर एलियन के पीछे मुड़ने से पहले मुझे दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैं पूल के किनारे लेटा रहा, मेरी हड्डियां तक जम रही थीं, और उनकी हंसी को दूर जाते हुए सुनता रहा जब तक कि मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गया। मैं पूरे 2 दिनों तक खाली विला में पड़ा रहा। जागने पर मैंने सबसे पहले विदेश में अपने जैविक माता पिता को फ़ोन किया। मैंने सोच लिया है, अल्पकालिक वीज़ा के लिए आवेदन न करें, बस सीधे स्थायी आप्रवास के लिए आवेदन करने में मेरी मदद करें। फ़ोन पर सुखद आश्चर्य की चीखें आईं, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह से स्थिर रहा। 20 साल से अधिक समय तक मैं जिस शहर में रहा था, उसे छोड़ना मेरे लिए एक दर्दनाक और कठिन विकल्प था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं विदेश में जीवन के अनुकूल हो पाऊंगा या नहीं, और न ही मुझे यकीन था कि मेरे जैविक माता पिता बिना किसी भेदभाव के मेरी परवाह करेंगे या नहीं। आगे का रास्ता लंबा था, अनजानी चीज़ों और जोखिमों से भरा था, लेकिन मैं इसका सामना करने को तैयार था, क्योंकि मैं जानता था चाहे चीज़ें कितनी भी खराब क्यों न हो जाएं, वे इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती थीं। स्थायी निवास के लिए आवेदन करना मानक वीज़ा की तुलना में बहुत अधिक जटिल था। मैंने दस्तावेज़ों का एक पहाड़ तैयार किया और कई बार अमेरिकी दूतावास के चक्कर लगाए। आखिरी बार जब मैं दूतावास से बाहर निकला तो एक आकर्षक फेरारी पास से गुजरी। मेरे पास नंबर प्लेट देखने का समय नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था शहर में इस विश्व स्तर पर सीमित संस्करण वाली सुपरकार में से केवल एक ही थी, और उसकी मालकिन सेराफिन थी। मैं एक पल के लिए घबराया, फिर तुरंत खुद को दिलासा दिया। सेराफिन का दिमाग और दिल पूरी तरह से एलियन के ख्यालों से भरा हुआ था। वो सड़क के किनारे मुझ पर ध्यान दे ही नहीं सकती थी, और अगर उसने देख भी लिया तो उसे परवाह नहीं होगी। रात हो गई। मैं अकेले बर्फीले फर्श पर बैठा था, विला के पूर्ण अकेलेपन को दूर करने के लिए शोर का उपयोग करने की कोशिश करते हुए टीवी की आवाज को अधिकतम कर दिया। अचानक दरवाजे का ताला घूमा। दरवाजे पर एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। ये सेराफिन थी। वो मेरे पास आई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें आज अमेरिकी दूतावास में देखा। तुम वहां क्या कर रहे थे? हमारे रिसर्च ग्रुप का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है। परिणाम जल्द ही आने वाले हैं। मेरे सलाहकार ने मुझे अमेरिका में एक शैक्षणिक सम्मेलन के लिए पंजीकृत किया है, इसलिए मैं अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए वहां जा रहा हूं। ये वो बहाना था जिसे मैंने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। सेराफिन ने हल्का सा सिर हिलाया। जब उसने आज मुझे दूतावास में देखा था तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने गलत देखा है। मैं उसे बताए बिना छुपकर अमेरिका कैसे जा सकता था। लेकिन जब उसने कार मोड़ी तो उसने मुझे टैक्सी में बैठते हुए देखा, और वो तुरंत थोड़ी नाराज हो गई। हालांकि वो नाराजगी लंबे समय तक नहीं रही। उसे यकीन था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन सालों में मैं अपने दत्तक माता पिता के करीब कभी नहीं रहा। इस दुनिया में सेराफिन ही मेरा एकमात्र सहारा थी। मैंने इतने सालों तक उसका पीछा किया था। मेरा लगाव और प्यार मेरी हड्डियों की गहराई तक समा गया था, और यह बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात तोड़ा जा सके। सेराफिन हल्की सी मुस्कुराई और पहले की तरह मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें उठाईं। फिल्म देखना चाहते हो? मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं स्वाभाविक रूप से पूछना चाहता था, क्या तुम्हें आज रात एलियन का साथ नहीं देना है? लेकिन मैं हिचकिचाया और अंततः इसे जोर से नहीं कहा। मैं उसकी शैली को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो हमेशा एक थप्पड़ मारती थी, फिर एक मीठी खजूर पेश करती थी। अंत में मैंने मना नहीं किया। मैंने एक पुरानी रोमांटिक फिल्म चुनी और उसे तब तक देखा जब तक मेरे चेहरे पर आंसू नहीं बहने लगे। लेकिन सेराफिन बार बार नीचे अपने फोन को देखती रही। जैसे ही एंड क्रेडिट्स का गाना बजा, मैं खड़ा हो गया और धीरे से बोला, मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया, लेकिन सेराफिन ने मुझे पुकारा। कल जॉजी होटल में एलियन के सफल ग्रेजुएट स्कूल प्रवेश का जश्न मनाने के लिए एक डिनर है।
उसके बड़े भाई के रूप में एक उपहार तैयार करना याद रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस ऊपर चलता रहा, एक बार भी अपना सिर नहीं घुमाया। अगली सुबह जल्दी सेरेफिन ने किसी को एक गिफ्ट बॉक्स के साथ भेजा। मैंने इसे खोला और एक बेहद शानदार डायमंड घड़ी देखी। ग्रीटिंग कार्ड पर लिखा था, बधाई हो एलियन, तुम्हारी मुराद पूरी होने पर। हस्ताक्षर वास्तव में मेरे नाम कैलन के थे। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। सेरेफिन ने सच में सब कुछ सोच लिया था। मुझे बस ये नहीं पता था कि यह विचारशीलता मेरी खातिर थी या एलियन की। जब मैं होटल पहुंचा तो निजी डाइनिंग रूम से पहले ही खुशी और सद्भाव की हंसी आ रही थी। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, ये सोचकर हिचकिचा रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं। अगर मैं अंदर जाता तो ये सामंजस्यपूर्ण माहौल तुरंत गायब हो जाता, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरा स्वागत नहीं करता। लेकिन अगर मैं अंदर नहीं जाता तो थॉर्न परिवार और सेरेफिन मुझे फटकारने के लिए अज्ञानी और हृदयहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते। जैसे ही मैं हिचकिचा रहा था, अचानक अंदर से फर्श पर कांच के टूटने की आवाज आई। कमरे के कांच के शीशे के माध्यम से मैंने देखा कि एलियन मुंह फुलाए हुए है। उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई है। एलेनोर ने तुरंत अपने बेटे के मूड में बदलाव देखा और जल्दी से पूछा, क्या हुआ एलियन? कुछ नहीं, बस कैलन के प्रयोग के नतीजे आ गए हैं। मैंने सुना है कि यह कोई बड़ी सफलता वाली खोज है। अब ग्रुप चैट में हर कोई उसे बधाई दे रहा है। एलियन की आवाज में शिकायत थी। रेजिनॉल्ड के चेहरे की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। कैलिस्टा ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत एलियन का फोन छीन लिया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। आज ग्रेजुएट एडमिशन के नतीजों की घोषणा का दिन था। पहले तो ग्रुप चैट एलियन को बधाई देने वाले संदेशों से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने मेरे सफल प्रयोग के बारे में एक संदेश भेजा था और समूह में हवा तुरंत बदल गई। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। मुझे एक वैज्ञानिक जीनियस कह रहा था और कह रहा था कि मुझे सीधे पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए। एलियन की पूरी लाइमलाइट मैंने चुरा ली थी। कैलिस्टा ने गुस्से में फोन मेज पर पटक दिया। ये कैलन, मुझे यकीन है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने विशेष रूप से आज के दिन को अपने परिणामों की घोषणा करने के लिए चुना ताकि एलियन के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकें। एलेनोर भी भड़क गई। ये कैलन, ये केवल ये जानता है कि हर जगह ध्यान खींचने के लिए कैसे बेताब होना है। उसका परिवार उसे नजरअंदाज करता है, इसलिए वो दिखावा करने के लिए स्कूल जाता है। उसके पास वास्तव में एक दुष्ट हृदय है। रेजिनॉल्ड ने मुझे कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। उसके पास जो कुछ भी है वो एलियन से चुराया गया था। उसे किस बात पर गर्व है? मैं उसे अभी यहां बुलाने जा रहा हूं। डैड, अगर आप उसे बुला भी लें तो कोई फायदा नहीं है। उसका हमेशा से ही वो मोटी चमड़ी वाला, मरे हुए सुअर को उबलते पानी का डर नहीं वाला रवैया रहा है। लेकिन मेरे पास एक बढ़िया विचार है जो ये सुनिश्चित करेगा कि कैलन फिर कभी घमंड न कर सके। क्या विचार है? ये सिर्फ एक प्रयोग है। किसे परवाह है कि ये एक बड़ी खोज है? हम बस ये कहेंगे कि एलियन ने ये किया है ना? फिर जिसे वैज्ञानिक जीनियस कहा जाएगा वो एलियन होगा। सिर्फ ग्रेजुएट सिफारिश ही नहीं, सीधे पीएचडी। कार्यक्रम में प्रवेश पाना भी बच्चों का खेल होगा। कैलिस्टा ने आत्मसंतुष्टि के साथ कहा। एलियन तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया। उसकी शिकायतें पूरी तरह से खुशी में बदल गईं। सिस्टर सच में बहुत चतुर हैं। रेजिनाल्ड और एलेनोर ने भी लगातार सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। वैसे भी कैलन के पास जो कुछ भी है वो एलियन का है। हमने उसे 10 साल से अधिक समय तक पाला। एलियन को एक प्रयोगात्मक परिणाम देना कम से कम उसे करना ही चाहिए। पूरे परिवार की मंजूरी मिलने के बाद कैलिस्टा की इच्छा थी कि वो तुरंत कार्रवाई कर सके, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मेरे साथ उसके संबंध हमेशा से खराब थे और अगर वो सीधे मेरे पास आती तो मैं निश्चित रूप से मना कर देता। इसलिए उसने अपनी नजरें सेरेफिन की ओर घुमाई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अंदर घुसने की इच्छा को रोकने के लिए किया। भले ही मुझे बहुत पहले से पता था कि थॉर्न परिवार को मुझसे कोई लगाव नहीं है, फिर भी उन्हें मेरी उपलब्धियों को चुराने और मुझे पूरी तरह से खाली करने की साजिश रचते हुए सुनकर मेरे अंदर हड्डी तक गहरी एक वीरानी की लहर दौड़ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई, मेरी मुट्ठियां कसकर बंध गईं। सेरेफिन, ये महिला जिससे मैंने 11 साल तक बेइंतहा प्यार किया था, क्या वो सहमत होगी? कुछ पल के सन्नाटे के बाद मैं विला नहीं लौटा। मैंने बस अपना फोन बंद कर दिया और खुद को प्रयोगशाला में छिपा लिया। लेकिन सेरेफिन ने फिर भी मुझे ढूंढ लिया। उसने डीन से लैब की चाबियां मांगी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि यहां के अलावा मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मध्यम रोशनी के नीचे मैंने कंप्यूटर से अपना सिर उठाया। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थे। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ लग रहा था। लाल आंखों से मैंने सेरेफिन को कदम दर कदम करीब आते देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि प्रयोग के नतीजे आ गए हैं?
बधाई हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में अभी भी एक आखिरी असाधारण उम्मीद बची थी। ये उम्मीद कि वो सच में मेरे लिए खुश है। ये उम्मीद कि वो क्रूर मांग नहीं करेगी। एक लंबे ठहराव के बाद सेराफिन ने मुझे उदासीन भाव से देखा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, कैलन, इस बार अपने प्रायोगिक परिणाम एलियन को दे दो। मुझे उसकी पसंद की उम्मीद नहीं थी। फिर भी जब उसने इतनी बेरुखी से यह बात कही तो मुझे अभी भी एक चुभने वाला, हड्डी तक गहरा दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, सेराफिन ने अपने कारण गिनाना जारी रखा। तुम्हारे पास अच्छे ग्रेड और प्रतिभा है। तुम भविष्य में निश्चित रूप से अन्य परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होगे। लेकिन एलियन की बात अलग है। वो ग्रेजुएट स्कूल शुरू करने वाला है और अगर उसके नाम पर कुछ अकादमिक शोध पत्र नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं मेज के सहारे झुका और खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अपनी पूरी ताकत से उससे सवाल किया, अच्छे ग्रेड, प्रतिभा? क्या तुमने मुझे दिन रात लैब में रहते नहीं देखा? रसायनों में भीगे रहने के कारण मेरे हाथों की परत दर परत चमड़ी उधड़ गई है। मेरे सवालों की झड़ी ने सेराफिन को थोड़ा अधीर कर दिया। तुम कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन तो क्या? कैलन, अपनी औकात मत भूलो। तुमने थॉर्न परिवार में एलियन की जगह ली और 1 दशक से अधिक समय तक अच्छा जीवन जिया। अब उसके लिए इतना छोटा सा त्याग करना, क्या तुम्हें यह नहीं करना चाहिए? एक इंसान को यह जानना चाहिए कि एहसान कैसे चुकाया जाता है। बस इसे एलियन के प्रति अपनी समझ और सहनशीलता मान लो। एक एहसान फरामोश की भरपाई करने के बारे में शब्द सुनकर मैं अचानक हंसने लगा। मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरी छाती में दर्द होने लगा। मैंने अपने सामने खड़ी उस महिला को देखा जिससे मैंने 11 साल तक प्यार किया था। तो उसके दिल में मैं अंततः सिर्फ एक एहसान फरामोश था जो एलियन का ऋणी था और जिसे उसके पापों का प्रायश्चित करने की आवश्यकता थी। पहली बार मैंने उसे जोर से दूर धकेल दिया। सेराफिन, तो फिर मुझे एक एहसान फरामोश ही समझो। इस बार मैं अपने प्रयोग के परिणाम एलियन को नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और पीछे मुड़कर देखे बिना लैब से निकल गया। सेराफिन अपनी जगह पर जमी रह गई। सौभाग्य से उस खाली विला में अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मैं केवल अपनी रिपोर्ट शांति से पूरी करना चाहता था और उन परिणामों के साथ इस दम घोंटू जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था जो मेरे थे। मैं कुछ दिनों तक छिपा रहा और मुझे सेराफिन से कोई और संदेश नहीं मिला। मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि शायद उसने हार मान ली है। इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट को पूरा करने के इरादे से अपना लैपटॉप वापस लैब ले गया। लेकिन जब मैं लैब की इमारत के सामने खड़ा हुआ और चेहरे की पहचान के लिए कई बार अपना चेहरा स्वाइप किया तो एक्सेस सिस्टम ने लगातार पहुंच से वंचित दिखाया। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने सलाहकार को कॉल किया। प्रोफेसर, मेरी पहुंच क्यों बंद कर दी गई है? मेरे आमतौर पर सौम्य सलाहकार ने अब बर्फ की तरह ठंडी आवाज में बात की। कैलन, आज से तुम अब हमारे लैब के सदस्य नहीं हो। तुम अब प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं गुस्से में फैकल्टी कार्यालय पहुंचा, लेकिन मुझे अपने सलाहकार नहीं दिखे। केवल एक परिचित शिक्षक ने मुझे चुपचाप एक तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए याद दिलाया, कैलन, अपने सलाहकार को ढूंढना बेकार है। ये उनका मूल इरादा नहीं है। उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं फैकल्टी कार्यालय के गलियारे में बैठ गया। मेरा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया था। निराशा ने मुझे किसी ज्वार की लहर की तरह अपनी चपेट में ले लिया। मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था। मेरे द्वारा सेराफिन को मना करने के बाद वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली थी। वो निश्चित रूप से मुझसे निपटने के अन्य तरीकों के बारे में सोचती। पूरे शहर को देखते हुए वेन्स और थॉर्न परिवारों के अलावा कौन विश्वविद्यालय और मेरे सलाहकार दोनों को झुकने पर मजबूर कर सकता था? उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से अपनी जगह पर डगमगाने लगा। क्यों? आखिर क्यों? मैंने अविश्वास में पूछा, लेकिन फोन से केवल एक ठंडी कटी हुई डायल टोन का ही जवाब मिला। उन्होंने पहले ही फोन काट दिया था। मैं तुरंत वहीं बैठ गया और अपना लैपटॉप खोला और देखा कि मेरा दिल पूरी तरह से जम गया है। मेरे सभी प्रयोगात्मक विशेषाधिकार अक्षम कर दिए गए थे। न केवल मैं लैब से संबंधित कोई भी सामग्री देख या उपयोग नहीं कर सकता था, बल्कि मैं वे प्रयोगात्मक परिणाम भी नहीं देख सकता था जिनके लिए मैंने अपना खून, पसीना और आंसू बहाए थे। एलियन थॉर्न परिवार का सबसे बड़ा युवा कुलीन है। उसके लिए एक डिनर पार्टी क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, एलियन सुंदर, दयालु और इतनी मजबूत शोध क्षमता वाला है। वो अद्भुत है। चापलूसी के इस समुद्र के बीच एक बेमेल टिप्पणी सामने आई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एलियन के प्रयोगात्मक परिणाम बिल्कुल कैलन के जैसे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कैलन की नकल की हो? यह बोलने वाली एक ऐसी लड़की थी जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। जैसे ही उसने ये भेजा, ग्रुप चैट तुरंत शांत हो गई। ठीक उसी पल पूरे विभाग का मुख्य ग्रुप चैट फिर से जीवंत हो गया। किसी ने एक संदेश पोस्ट किया, बधाई हो,
एलियन के प्रयोग से परिणाम निकले हैं और उद्योग में कई वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मान्यता भी प्राप्त की है। इसके तुरंत बाद चैट के माध्यम से बधाई वाले इमोजी की बाढ़ आ गई। स्क्रीन के माध्यम से भी मैं एलियन के आत्मसंतोष को महसूस कर सकता था। आप सभी को धन्यवाद। मैंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की और प्रयोग के अंततः परिणाम मिले। मैं बहुत खुश हूँ। जश्न मनाने के लिए मैं आज रात जॉजी होटल में सभी को डिनर करा रहा हूँ। आप सभी को आना होगा। 1 घंटे बाद यूनिवर्सिटी फोरम पर एक पोस्ट ने इंटरनेट पर आग लगा दी। पोस्टर ने एलियन की लैब जर्नल अपलोड की, जिसमें पिछले 1 साल में उसके प्रयोग की पूरी प्रक्रिया का विवरण था। बिल्कुल अंत में इसमें स्पष्ट रूप से मेरा नाम था। मुझ पर शर्मनाक साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया गया था और मुझसे एक ईमानदार व्यक्ति बनने का आग्रह किया गया था। पूरा स्कूल तुरंत हंगामे में पड़ गया। इस पोस्ट ने हमारे विभाग में शीर्ष ट्रेंडिंग स्थान पर मजबूती से कब्जा कर लिया। टॉप छात्र कैलन, जिसने लगातार 3 वर्षों तक छात्रवृत्ति जीती थी, ने वास्तव में किसी और के प्रयोगात्मक परिणामों की नकल की और उन्हें पहले प्रकाशित करने के लिए अपना होने का दावा करने का प्रयास किया। मुझ पर हर तरह के अपमान और आरोपों की बारिश होने लगी। दोष देने वालों की आवाजें लहरों के रूप में जोरदार होती गईं। उन्होंने मुझे कसकर घेर लिया और खुद का बचाव करने के मेरे प्रयासों को पूरी तरह से दबा दिया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह अकादमिक मामलों के कार्यालय का कॉल था। मैं निराशा में कैंपस से गुजरा। गुजरते हुए सभी छात्रों ने मुझ पर उंगलियां उठाईं। नकलची शब्द मेरे कानों में स्पष्ट रूप से चुभ गया। मैंने इसमें अपना दिल और आत्मा लगा दी थी, केवल एक नकलची का कुख्यात लेबल पाने के लिए। एक स्तब्धता में मैं कैंपस में पागलों की तरह बेतहाशा भागा, दौड़ते हुए गुस्से में चिल्लाया, मैं नकलची नहीं हूं। मैंने किसी के प्रायोगिक परिणामों की नकल नहीं की। वो शुरू से मेरा था, वो मेरा है। मैं मास्क पहनकर एक टैक्सी से बाहर निकला, लेकिन मुझे एक नजर में ही पहचान लिया गया। कैलन, हाल ही में हुए साहित्यिक चोरी के घोटाले के बारे में आपको क्या कहना है? भले ही आप इस तरह के एक सफलता वाले परिणाम की नकल करते हैं, ये आपका नहीं है। आप ऐसा क्यों करेंगे? हमने सुना है कि आप थॉर्न परिवार के दत्तक पुत्र हैं और परिणामों का असली मालिक आपका भाई है। ऐसा करने से क्या थॉर्न परिवार अभी भी आपको स्वीकार करेगा? जिस दिन मैं अपना नाम वापस लेने की प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय लौटा, स्कूल के गेट पर भारी भीड़ थी। स्कूल के छात्र थे, साथ ही लंबे लेंस और भारी कैमरे ले जाने वाले रिपोर्टर भी थे। कुछ ही दिनों में वो पोस्ट कई पड़ोसी विश्वविद्यालयों में फैल गई थी। एक नकलची के रूप में मेरा अपराध पूरी तरह से पक्का हो गया था। इस बीच एलियन को उस बड़ी सफलता वाले प्रायोगिक परिणाम के कारण कई शैक्षणिक अभिजात वर्ग का ध्यान और मीडिया की प्रशंसा मिली। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, वहां हड़कंप मच गया। तभी रेजिनॉल्ड एक काली लग्जरी वैन से बाहर निकला और भीड़ में घुस गया। सभी रिपोर्टरों, छात्रों और कैमरों के ठीक सामने उसने मुझे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मेरे आसपास के किसी भी व्यक्ति ने मुझे उठाने के लिए आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। मैंने भागने की कोशिश करना बंद कर दिया, धीरे धीरे मुड़ा और कैमरे में ठंडी नजर से देखा। फिर मैंने धीरे धीरे अपना मास्क उतार दिया। मैं ये आखिरी बार कहूंगा, मैंने नकल नहीं की। इसके अलावा थॉर्न परिवार मेरी पहचान को स्वीकार करता है या नहीं, ये अप्रासंगिक है, क्योंकि अब मैं भी उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, भारी अपमान फिर से शुरू हो गया। मैं भीड़ के केंद्र में फंस गया था, एक अभूतपूर्व उत्पीड़न की भावना सह रहा था। उस अफरा तफरी में पता नहीं किसने मिनरल वाटर की एक भरी हुई बोतल फेंकी, जो सीधे मेरे माथे पर आकर लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। बाद में एक एम्बुलेंस आ गई, जिसने अंततः उस तमाशे को तितर बितर कर दिया। रेजिनाल्ड ने कैमरों का सामना किया और आक्रोश में चिल्लाया, आज मीडिया के आप सभी दोस्तों के सामने मैं सच्चाई की घोषणा करना चाहता हूं। कैलन हमारे थॉर्न परिवार का दत्तक पुत्र है। जब से हम उसे अनाथालय से वापस लाए हैं, हमारे परिवार ने उसके साथ अपने खून और मांस जैसा व्यवहार किया है, उसकी सावधानी पूर्वक देखभाल की है। लेकिन बचपन से ही उसका स्वभाव जिद्दी और उद्दंड रहा है। वो पढ़ाई से नफरत करता है, परीक्षाओं में चीटिंग करता है, लगातार झूठ बोलता है और बार बार अनुशासित किए जाने के बावजूद बदलने से इनकार करता है। चाहे वो उसके मिडिल स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज प्रवेश परीक्षा हो या विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षण हो, उसने अपने ग्रेड पूरी तरह से चीटिंग करके प्राप्त किए। इस बार उसने पूरी तरह से अपना दिमाग खो दिया और केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपने भाई के प्रयोगात्मक परिणामों की नकल की। ऐसा नीच बच्चा थॉर्न परिवार का बेटा कहलाने के लायक नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से थॉर्न परिवार का कैलन से कोई संबंध नहीं है। मैं बिना किसी भाव के बिस्तर से उठा, अपना फोन एक तरफ फेंका और कदम दर कदम अस्पताल की छत की ओर चल दिया। दर्जनों मीटर ऊंची छत के किनारे खड़े होकर मैंने धीरे धीरे अपनी बाहें खोलीं,
आखिरी बार इस शहर की जानी पहचानी हवा को महसूस किया। किलन! घबराहट की एक झलक के साथ पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि सेराफिन तेजी से मेरी ओर चल रही थी। जब मैं उठा तो अस्पताल का कमरा पूरी तरह से खाली था। केवल मेरा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। अब हर कोई जानता था कि मैं एक नीच नकलची, एक एहसान फरामोश था। लेकिन इस बार मेरे पास दुखी होने की भी ताकत नहीं बची थी। सेराफिन एक पल के लिए जम गई, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे उसकी आंखों से पहले ही जवाब मिल चुका था। कैलन, ज्यादा मत सोचो। उन बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम थॉन परिवार के बेटे हो और तुम मेरे मंगेतर हो। इस घटना के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। कैलन, चिल्लाना बंद करो। अगर ये अतीत की बात होती, सेराफिन को इस तरह मेरी स्थिति स्वीकार करते हुए सुनकर मैं अपनी सारी शिकायतें एक तरफ रखकर उसके पास लौट जाता। लेकिन अभी मैंने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया और अपने अंदरूनी अंगों में दर्द महसूस कर रहा था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैं धीरे धीरे नीचे बैठ गया, खुद को गले लगाकर बस थोड़ी सी गर्माहट महसूस करना चाहता था। कैलन का वजन बहुत कम हो गया था। ऊंची छत पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका भी उसे उड़ा ले जाएगा। सेराफिन ने भ्रिकुटी सिकोड़ी। उसके लहजे में एक अवर्णनीय भावना थी। कैलन, नीचे उतरो। उसने सोचा कि मैं अनगिनत बार की तरह उसके द्वारा दी गई मीठी खजूर को चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं मुस्कुराया, अपना सिर हल्का सा हिलाया और एक हैरान नजर से उसे देखा। सेराफिन, तुम ही वो थीं जिसने मेरी लैब की नोटबुक ली और उन्हें एलियन को दे दिया, है ना? और तुम ही वो थीं जो थॉन परिवार के साथ मिलकर विश्वविद्यालय को तथ्यों को विकृत करने और मुझे बाहर निकालने के लिए मजबूर करने में शामिल हुई थीं, है ना? मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने सेराफिन को जिस नज़र से देखा वो बिल्कुल किसी अजनबी को देखने जैसा था। उसने मेरी कड़ी मेहनत, मेरी शिकायतों या मेरे दर्द को कभी नहीं देखा था। उसने बस इस सब का कारण मेरी मनमर्जी और जिद्दीपन को मान लिया। मुझे अचानक लगा कि एक ऐसे अजनबी के लिए अपना जीवन बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। वे इसके लायक नहीं थे। मैं खड़ा हो गया और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चला गया। सेराफिन ने इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से आगे बढ़कर मुझे ऊंचे किनारे से नीचे खींच लिया। मुझे अभी भी कोने में दुबका हुआ देखकर उसने राहत की सांस ली। मुझे घूरते हुए उसके लहजे में फटकार का पुट था। कैलन, मुझे पता है कि तुम अंदर से असहज महसूस कर रहे हो, लेकिन ऐसे चरम मजाक मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैं पहले ही अस्पताल के कमरे में जा चुका था और दरवाजा बंद कर लिया था। सेराफिन ने अपनी छाती में एक दम घोंटू सी सनसनी महसूस की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तेजी से खिसक रहा हो। तभी एलियन ने उसे जल्दी बुलाने के लिए एक के बाद एक कई वीचैट संदेश भेजे। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई और अंततः मुड़कर अस्पताल से चली गई। वैसे भी कैलन अभी भी गुस्से में था। वो अभी खुद को उस पर नहीं थोपेगी। वो बस उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार करेगी और तब उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाएगी। कैलन उससे बहुत प्यार करता था। वो निश्चित रूप से अंत में उसे माफ कर देगा। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता था? ये समझ लेने के बाद सेराफिन को बहुत बेहतर महसूस हुआ। जब सेराफिन ने देखा कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया तो उसे घुटन महसूस हुई और उसने जल्दी से मेरा पीछा किया। वो हाल ही में हुई हर चीज की व्याख्या करना चाहती थी। वो मुझे बताना चाहती थी कि इन सभी वर्षों में जिस एकमात्र व्यक्ति से वो प्यार करती थी वो मैं था। हाल ही में उसने एलियन के लिए जो कुछ भी किया वो केवल इसलिए था क्योंकि थॉन परिवार ने मुझे गोद लिया था और वो उनकी वर्षों की परवरिश का कर्ज मेरी ओर से चुकाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि उसकी व्याख्या उसके होंठों से निकल पाती, उसका फोन अचानक बज उठा। उसने कॉलर आईडी पर एक नजर डाली, 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी मुझे पुकारा। कैलन, मेरा मतलब है जो मैं कह रही हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मुआवजा दूंगी। और मेरे अस्पताल के कमरे में लौटने के बाद मैंने जल्दी से अपने आईडी दस्तावेज पैक किए और सीधे हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। बोर्डिंग से पहले मैंने अपना फोन बंद कर दिया और उसे सीधे हवाई अड्डे के शौचालय में फेंक दिया। सेराफिन, इस पल से हमारे शेष जीवन के लिए हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। इस बीच अपनी तेज रफ्तार कार में बैठी सेराफिन के दिल में अनजाने में ही चिंता की एक मजबूत और न हटने वाली लहर उठ रही थी। विमान ने घने बादलों को चीर दिया। उसका शरीर थोड़ा कंपन कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर सिकुड़ते शहर की रूपरेखा को देखा। मेरी नसें, जो 20 से अधिक वर्षों से तनावग्रस्त थीं, पहली बार पूरी तरह से शांत हो गईं। मेरा फोन बहुत पहले ही हवाई अड्डे के शौचालय में डूब चुका था। वो नंबर जिसमें मेरा सारा अपमान, दर्द और जुनून था, और इस शहर की हर चीज मेरे बहुत पीछे छूट गई थी। 10 घंटे से अधिक की उड़ान के बाद विमान न्यूयॉर्क के जॉन एफ
कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। टर्मिनल से बाहर कदम रखते ही नम और गर्म हवा मेरे चेहरे से टकराई, जो मेरे गृहनगर की कड़कड़ाती ठंडी हवा के बिल्कुल विपरीत थी। भीड़ में दो आकृतियां विशेष रूप से अलग दिख रही थीं। आदमी ने एक टेलर्ड सूट पहना हुआ था। उसका व्यवहार शांत और स्थिर था। महिला ने एक सुरुचिपूर्ण पोशाक पहनी हुई थी। उसका मेकअप बेदाग था। दोनों पंजों के बल खड़े थे, इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखें तात्कालिकता और प्रत्याशा से भरी थीं। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखों में तुरंत आंसू छलक आए। वो आदमी लड़खड़ाते कदमों के साथ तेजी से चलकर आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर हवा में ही रुक गया, जैसे मुझे डराने से डर रहा हो। उसकी आवाज में अनियंत्रित कंपन था। कैलन, मैं तुम्हारा पिता हूं, थैडियस स्टर्लिंग। महिला उनके ठीक पीछे आई। उसके चेहरे पर पहले से ही आंसू बह रहे थे। उसने सावधानी से मेरी कलाई पकड़ी। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं, फिर भी उसका स्पर्श असाधारण रूप से कोमल था। बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूं, जेनेविव। हमने आखिरकार तब तक इंतजार किया जब तक तुम आ नहीं गए। ये मेरे जैविक माता पिता थे, जो दुनिया के शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी समूह स्टर्लिंग बायोसाइंस के संस्थापक थे। उन्होंने उस समय मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। जब मैं 1 साल का था तो उनके प्रतिस्पर्धियों द्वारा रची गई एक साजिश में दुर्भावनापूर्ण तरीके से मेरा अपहरण कर लिया गया था। यद्यपि उन्होंने बाद में अपहरणकर्ताओं को न्याय के कटघरे में सफलतापूर्वक ला खड़ा किया, घबराहट में भाग रहे एक साथी द्वारा मैं खो गया था और तब से मेरी कोई खबर नहीं थी। 20 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने कभी भी मुझे खोजना नहीं छोड़ा। यहां तक कि उन्होंने कंपनी के अधिकांश व्यवसाय अपने प्रतिनिधियों को सौंप दिए ताकि वे व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में खोज टीमों का नेतृत्व कर सकें। मैंने उनकी लाल आंखों को देखा। उस अपरिचितता और अलगाव के बजाय जिसकी मुझे उम्मीद थी, मेरे दिल में आत्मीयता की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने जल्दबाजी में मुझे आंका नहीं या थॉर्न परिवार की तरह मुझसे कोई मांग नहीं की। जब हम पार्किंग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सावधानी से मेरी रक्षा की। रास्ते में वे लगातार पूछते रहे कि क्या मैं थका हुआ हूं या अगर मैं कुछ खाना चाहता हूं, तो उनकी आवाज में चिंता पूरी तरह से सच्ची थी। स्टर्लिंग परिवार का विला न्यूयॉर्क के उपनगरों में एक पहाड़ के बीच में स्थित था। सामने का दरवाजा खोलते ही मेरी आंखों के सामने थॉर्न परिवार की ठंडी, शानदार सजावट नहीं बल्कि जीवन से भरपूर एक गर्म लेआउट था। लिविंग रूम में एक विशाल फोटो वॉल थी जो पूरी तरह से मेरी तस्वीरों से ढकी हुई थी। लिपट कर रखे गए बच्चे की तस्वीरों से लेकर अपहरणकर्ताओं द्वारा छोड़े गए सुरागों के आधार पर बनाए गए उन रेखा चित्रों तक, जो ये दर्शाते थे कि मैं अलग अलग उम्र में कैसा दिख सकता हूँ, ये पूरी तरह से भरी हुई थी और पूरी दीवार को कवर कर रही थी। इन सभी वर्षों में हम तुम्हारे चेहरे को थोड़ा थोड़ा करके बनाने के लिए केवल कल्पना पर ही निर्भर रह सकते थे। माँ जेनेविव ने धीरे से तस्वीरों को सहलाया। भावनाओं से उनकी आवाज रुंध गई थी। हम हमेशा सोचते थे, एक बार जब हम तुम्हें पा लेंगे तो हम इन सभी खाली जगहों को भर सकते हैं। पिता थैडियस ने मुझे गर्म दूध का एक ग्लास दिया और कहा, तुम्हारा कमरा बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। इसे उन शैलियों के अनुसार सजाया गया था जो तुम्हारी उम्र के बच्चों को आमतौर पर पसंद आती हैं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो हम इसे फिर से तैयार करवा देंगे। मैं अपने कमरे में गया। फर्श से छत तक वाली खिड़कियों से फर्श पर सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे यह गर्म और आरामदायक लग रहा था। डेस्क पर नवीनतम कंप्यूटर और विभिन्न पेशेवर किताबें रखी थीं। अलमारी अलग अलग साइज के कपड़ों से भरी हुई थी और बाथरूम में भी संवेदनशील त्वचा के अनुकूल स्किन केयर उत्पाद सोच समझ कर रखे गए थे। यह सब थॉर्न हाउस के उस ठंडे कमरे से बिल्कुल अलग था जो केवल दिखावा बनाए रखने की परवाह करता था। उसके बाद के दिनों में मेरे माता पिता ने मुझ पर बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने बस मेरा साथ दिया क्योंकि मैं धीरे धीरे अमेरिका में जीवन के अनुकूल हो रहा था। वे मुझे अलग अलग खाने की चीज़ें आजमाने के लिए बाहर ले जाते, मेरे साथ न्यूयॉर्क की सड़कों और गलियों में टहलते और इन वर्षों में थॉर्न परिवार में मेरे अनुभवों को धैर्यपूर्वक सुनते। जब भी मैं सज़ा मिलने का जिक्र करता, वे मेरी हर पसंद को ध्यान से नोट करते। जब उन्हें जैविक शोध के प्रति मेरे जुनून का पता चला तो उन्होंने मुझे स्टर्लिंग बायोसाइंस की कोर लैबोरेटरी में शामिल होने की पेशकश की। यहां तक कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शक बनने के लिए 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भी काम पर रखा। जब मैंने प्रायोगिक परिणामों का वो मूल ड्राफ्ट सामने रखा जिसे थॉर्न परिवार और सेराफिन ने चुराने की साजिश रची थी, तो मेरे मेंटर्स पूरी तरह से चकित रह गए। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मेरी अपार प्रतिभा की बार बार प्रशंसा की। मेंटर्स में से एक ने ईमानदारी से कहा कि मेरे परिवार की देखभाल और मेरे मेंटर्स के मार्गदर्शन में मैं खुद को पूरी तरह से प्रयोग के लिए समर्पित कर सकता हूं। थॉर्न परिवार के दबाव, उनके दमन और सेराफिन से जुड़े बोझ के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान में मेरा रास्ता अविश्वसनीय रूप से सुचारू रूप से चला। केवल आधे साल में मैंने अपने प्रयोगात्मक परिणामों को परिपूर्ण कर लिया और जो शोध पत्र मैंने लिखा
वो नेचर जर्नल में सफलतापूर्वक प्रकाशित हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान समुदाय में तुरंत सनसनी मच गई। जब ये खबर घर पहुंची तो वे एलियन की शोध उपलब्धियों पर चापलूसी की लहर के ठीक बीच में थे। थॉर्न परिवार और सेराफिन ने एलियन के परिणामों की बदौलत व्यापार और शैक्षणिक दोनों दुनियाओं में बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया था। यहां तक कि कई बड़ी परियोजना भागीदारियां भी सुरक्षित कर ली थीं। जब नेचर का पेपर उनके हाथों में रखा गया तो हर कोई दंग रह गया। एलियन ने पेपर पर परिचित प्रयोगात्मक तर्क और डेटा को देखा और उसका चेहरा तुरंत कागज की तरह पीला पड़ गया। वो उन जटिल कटौती प्रक्रियाओं को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। उसने पहले जो लैब जर्नल प्रकाशित किया था वो पूरी तरह से कैलिस्टा द्वारा गढ़ा गया था, जिसने इसे मेरे लापता नोटों से जोड़ तोड़ कर बनाया था। अब एक शीर्ष स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित इस पेपर में विस्तृत विवरण, कठोर तर्क और यहां तक कि महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक कदम शामिल थे जिन्हें उसने कभी प्रकाशित नहीं किया था। पारखी नजरों वाला कोई भी व्यक्ति एक नजर में बता सकता था कि सच्चा शोधकर्ता कौन था। एलियन सोफे पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे पास आपके द्वारा लिखा गया लैब जर्नल है और स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी है। हम कह सकते हैं कि कैलन के मन में आक्रोश था और उसने जानबूझकर पेपर प्रकाशित करने के लिए आपके तर्क की नकल की, लेकिन कठोर तथ्यों के सामने उनका बचाव पूरी तरह से ढह गया। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के कई आधिकारिक विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से बात की, मेरे शोध पत्र की मौलिकता का सत्यापन किया और एलियन द्वारा पहले प्रकाशित किए गए परिणामों में कई तार्किक खामियों और झूठे डेटा को उजागर किया। इससे भी अधिक घातक बात यह थी कि जिस शिक्षक ने मुझे एक बार चुपचाप चेतावनी दी थी, वो थॉर्न परिवार और सेराफिन के कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अपनी इच्छा से आगे आया और उसने मीडिया के सामने सच्चाई का खुलासा कर दिया। इसमें सेराफिन द्वारा स्कूल को मुझे निष्कासित करने के लिए मजबूर करने की अंदरूनी कहानी, कैलिस्टा द्वारा एलियन को मेरे परिणामों की नकल करने के लिए उकसाना और कई अन्य गंदे राज शामिल थे। खबर फैलते ही पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। एलियन की प्रशंसा करने वाली आवाजें तुरंत गायब हो गईं। उनकी जगह निंदा और शापों की भारी लहर ने ले ली। तो असली जीनियस कैलन था, एलियन तो बस एक चोर है। थॉर्न परिवार और सेराफिन कितने घिनौने हैं, है ना? अपने दत्तक पुत्र को भगाना ही काफी नहीं था, उन्होंने वास्तव में उसकी उपलब्धियों को चुराने की साजिश रची। थॉर्न परिवार की कॉर्पोरेट स्टॉक की कीमत तुरंत गिर गई और भागीदारों ने एक के बाद एक अपने अनुबंध समाप्त कर दिए। कर्ज वसूलने वाले उनके दरवाजे पर अंतहीन रूप से कतार में खड़े हो गए। रेजिनाल्ड इतना गुस्से में था कि उसे अचानक स्ट्रोक आया और उसे गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। एलेनोर अपने दिन आंसुओं से अपना चेहरा धोने में बिताती थी और अपने घर की दयनीय स्थिति को देखकर पछतावे से भर जाती थी। कैलिस्टा को धोखाधड़ी के लिए उकसाने और दूसरों को बदनाम करने के आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था और उसे कानूनी दंड का भी सामना करना पड़ा। सेराफिन की स्थिति थॉर्न परिवार से भी ज्यादा कठिन थी। इस घोटाले के कारण वेन्स कॉरपोरेशन की छवि गिर गई और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जबरदस्ती समाप्त कर दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। सेराफिन के पिता गुस्से में अस्पताल में भर्ती हो गए थे और उन्होंने उसे मामले को तुरंत सुलझाने का आदेश दिया, वरना वे उसे विरासत के अधिकारों से वंचित कर देंगे। जिस बात ने उसे और भी अधिक तोड़ दिया वो ये था कि अंततः उसे एहसास हुआ कि मेरे लिए उसकी भावनाएं अब केवल आदत या जिम्मेदारी नहीं रह गई थीं। उन वर्षों के दौरान मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, उसके लिए सभी तुच्छ मामलों को संभालता रहा। जब वो बीमार थी तो मैं बिना सोए पूरी रात उसके बिस्तर के पास रहा। जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो मैंने उन्हें हल करने में उसकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की। वो मेरी उपस्थिति की आदी हो चुकी थी, मेरे समर्पण की आदी हो चुकी थी और यहां तक कि वो अनजाने में मुझ पर निर्भर भी हो गई थी और उसे मुझसे प्यार हो गया था। लेकिन वो एलियन की झूठी कमजोरी और दोनों परिवारों के बीच एहसान के कर्ज से अंधी हो गई थी। उसने मुझे बार बार चोट पहुंचाई, यहां तक कि उसने मुझे पूरी तरह से दूर धकेल दिया। जब उसने नेचर में प्रकाशित मेरा पेपर देखा, जब उसने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलन के मंच पर खड़ा देखा, शांत, आश्वस्त और पूरी तरह से चमकता हुआ, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि कैलन, जिसे उसने अनदेखा किया था और तुच्छ समझा था, वो पहले से ही एक ऐसे अस्तित्व में विकसित हो चुका था जो उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर था। और जिस व्यक्ति को उसने खुद नष्ट किया था वो वही था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो जो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को सबसे ज्यादा तैयार रहता था। सेराफिन ने एक पागल औरत की तरह मेरे ठिकाने की बेतहाशा तलाश की। उसने वेन्स और थॉर्न दोनों परिवारों के सभी संपर्कों को जुटा लिया, यहां तक कि वो व्यक्तिगत रूप से अमेरिका भी गई। मुझे खोजने की कोशिश में न्यूयॉर्क की सड़कों और गलियों को छान मारा, लेकिन मेरे माता पिता को उसके आने की उम्मीद थी और उन्होंने मेरे लिए पहले से ही सख्त सुरक्षा उपाय स्थापित कर रखे थे। उसने पूरे 3 महीने तक खोजा, लेकिन मेरी परछाई की एक झलक तक नहीं देख पाई। ठीक जब सेराफिन निराशा के कगार पर पहुंच रही थी, उसे एक अज्ञात ईमेल मिला। ईमेल में केवल एक तस्वीर थी,
मैं और मेरे माता पिता स्टर्लिंग बायोसाइंस की लैब में खड़े, खुशी से मुस्कुराते हुए। तस्वीर की पृष्ठभूमि में लैब के दरवाजे पर लगा साइन बोर्ड धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इस पर लिखा था, स्टर्लिंग बायोसाइंस कोर लैबोरेटरी, कैलन की टीम। अपना फोन पकड़े हुए सेरेफिन पूरी तरह कांप उठी और अनियंत्रित रूप से उसके आंसू बहने लगे। उसे अंततः पता चल गया कि मैंने न केवल अपने जैविक माता पिता को पा लिया था, बल्कि मेरे पास थॉर्न परिवार में जो कुछ भी था उससे हजारों गुना बेहतर जीवन भी था, और वो अपनी मूर्खता और जिद के कारण मुझे हमेशा के लिए खो चुकी थी। इस बीच रेजिनाल्ड अंततः गहन चिकित्सा इकाई में होश में आ गया, लेकिन जागने पर उसने सबसे पहला काम मेरे ठिकाने के बारे में पूछने का किया। जब उसे पता चला कि मैंने न केवल अपने जैविक माता पिता को पा लिया है, बल्कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीनियस भी हूं, तो उसकी सांस उखड़ गई और वो फिर से बेहोश हो गया। इस बार वो कभी नहीं उठा। रेजिनाल्ड की मृत्यु के कारण थॉर्न परिवार पूरी तरह से बिखर गया। एलेनोर पूरा दिन प्रलाप की स्थिति में रहती थी और लगातार बड़बड़ाती थी, मुझे माफ कर दो कैलन, हम गलत थे। जालसाजी के घोटाले के कारण हर किसी की नफरत झेलने वाला एलियन जहां भी जाता वहां उसे उंगलियां उठती और आरोप लगते। अंततः वो मानसिक रूप से टूट गया और उसे एक मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया। कैलिस्टा को सजा सुनाई गई और उसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल जेल में बिताए। 1 साल बाद मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंच में भाग लेने के लिए अपने स्वदेश वापस आमंत्रित किया गया था। जब से मैं गया था, तब से इस शहर में लौटने का ये मेरा पहला मौका था। मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित मेरे माता पिता ने मेरे साथ रहने के लिए विशेष रूप से कई अंगरक्षकों की व्यवस्था की। ये फोरम सितारों से जगमगा रहा था, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के कुलीन लोग एकत्र हुए थे। जैसे ही मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, सभी की नजर मुझ पर टिक गई। मैंने कोने में सेरेफिन को देखा। उसका वजन काफी कम हो गया था। मैंने नजरें फेर लीं, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूं। फोरम समाप्त होने के बाद सेरेफिन ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज भारी थी, सिसकियों से रुंधी हुई थी। कैलन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैंने उसे शांति से देखा। मेरा लहजा उदासीन था। सेरेफिन, तुम गलत नहीं थी। तुमने बस मुझसे प्यार नहीं किया, बस इतनी सी बात है। तुमने पहले मुझसे प्यार नहीं किया, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, और तुम भविष्य में भी मुझसे प्यार नहीं करोगी। हमारे बीच चीजें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं। मेरे दिल पर बस चर्बी की परत चढ़ी थी, जो इसे बार बार टुकड़े टुकड़े होने देता था। मैंने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और हमारे बीच की दूरी बढ़ाने के लिए एक कदम पीछे हट गया। प्यार नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये लूटना नहीं है, न ही ये दूसरे व्यक्ति के बलिदानों को हल्के में लेना है। तुम्हारा तथाकथित प्यार बहुत सस्ता और बहुत स्वार्थी है। मुझे तुम्हारे मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, और मुझे निश्चित रूप से तुम्हारी वापसी की आवश्यकता नहीं है। कृपया अब कभी मेरे सामने मत आना। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। अंगरक्षकों ने तुरंत आगे बढ़कर सेराफिन को रोक दिया, जिसने मेरा पीछा करने की कोशिश की थी। मैं उसकी हताश नज़र को महसूस कर सकता था, लेकिन मेरे दिल में अब कोई हलचल नहीं थी। वे पिछले दर्द और जुनून मेरे माता पिता के प्यार और वैज्ञानिक अनुसंधान में मेरी उपलब्धियों के तहत बहुत पहले ही हवा में गायब हो चुके थे। जब मैं आयोजन स्थल से बाहर निकला तो मैंने मिसेस गेबल को दरवाजे पर खड़े देखा। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनका शरीर झुका हुआ था, और उन्होंने अतीत का वो घमंडी रवैया पूरी तरह खो दिया था। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके होंठ ऐसे हिले जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अंततः उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया और चुपचाप रास्ता दे दिया। मुझे पता था कि जब से थॉर्न परिवार का पतन हुआ है, उनके दिन भी आसान नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई और न ही कोई नाराजगी। मैं बस शांति से गुजर गया। अमेरिका लौटने के बाद मैंने अपने वैज्ञानिक करियर पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। स्टर्लिंग बायोसाइंस के सहयोग से मैंने अपनी खुद की शोध टीम स्थापित की। जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक कठिन समस्याओं को हल किया। मेरा विकास देखकर मेरे माता पिता बेहद संतुष्ट थे। उन्होंने मुझे कंपनी विरासत में लेने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने बस मुझसे कहा, बच्चे, जब तक तुम खुश हो और वो कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, बस इतना ही मायने रखता है। हम हमेशा तुम्हारे सबसे मजबूत समर्थक रहेंगे। कभी कभार मैं घरेलू समाचारों से थॉर्न परिवार के बारे में खबरें देखता था। एलेनोर अंततः एक नर्सिंग होम में चली गई और अपने बाद के वर्षों को दुख में बिता रही थी। एलियन पागल खाने में ही रहा, पूरे दिन पागलों जैसा व्यवहार करता था और लगातार चिल्लाता था, मेरे परिणाम, मैं एक जीनियस हूं। सेरेफिन को उसके विरासत के अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जो बादलों से गिरकर कीचड़ में जा गिरी थी और गुजारा करने के लिए छोटे मोटे कामों पर निर्भर थी।
किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उन पर दया आती है। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। दयनीय लोगों में हमेशा उनके घृणित लक्षण होते हैं। उनका ये अंत पूरी तरह से उनके अपने हाथों से ही लाया गया था। जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत पहले अतीत की छाया से बाहर निकल चुका था और अपना खुद का एकदम नया जीवन शुरू कर चुका था। ये एक और उज्जवल और धूप भरी दोपहर थी। मैं लैब की फर्श से छत तक वाली खिड़कियों के सामने खड़ा था। बाहर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देख रहा था। मेरी माँ का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ कोमल थी। कैलन, क्या तुम आज रात डिनर के लिए घर आ रहे हो? माँ ने तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाया है। ठीक है मॉम, मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फ़ोन काटते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिल गर्माहट और खुशी से भरा हुआ था। एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हूँ। मेरे दत्तक माता पिता द्वारा अनदेखा किया गया, मेरी प्रेमिका द्वारा आहत, पूरी दुनिया द्वारा छोड़ दिया गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो मुझे तोड़ता नहीं है वो अंततः मुझे मजबूत बनाता है। मैंने जो खोया वो केवल वे चीज़ें थीं जो पहली जगह में मेरी नहीं थीं, और वो खुशी जो वास्तव में मेरी थी अंततः मेरे पास अपना रास्ता खोज ही लेगी। धूल जम चुकी है और सभी ने अपना अपना रास्ता खोज लिया है। थॉर्न परिवार और सेराफिन ने अपने कर्मों की कीमत चुकाई, और मैंने तूफानों का सामना करने के बाद अपनी खुद की धूप और गर्माहट पाली है। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। मैं इस गर्माहट और खुशी को साथ लेकर बहादुरी से आगे बढ़ूंगा, ताकि और अधिक मूल्य पैदा कर सकूं और बेहतर लोगों को गले लगा सकूं। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।